हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के 2022 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ हम बिजनेस स्टडी के ऑब्जेक्टिव की सॉल्यूशन जो खुद बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया था के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हालांकि देखो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हो कि 2022 के बिजनेस स्टडी के क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर लो पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उस केस में आप कमेंट सेक्शन चेक करना या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। यहाँ मैं बिजनेस स्टडी के 2022 के क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, फिर आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आप पहले कंप्लीट सॉल्यूशंस को एक बार कवर कर लेना और इसके बाद आप पीडीएफ को रिवीजन के लिए यूज़ करना। ठीक है, तो पहले वीडियो को कंप्लीट कर लो फिर पीडीएफ से रिवीजन करना। ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहने वाला है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रबंध है यानी कि मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका होगा और मैंने आपको ये ऑलरेडी कवर करवा रखा है बिजनेस स्टडी के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की वीडियो में। मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है उसी चैप्टर वाइज वीडियो में। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ ऑफ डूइंग हिमसेल्फ वर्क एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यानी कि खुद भी काम करने और दूसरों से काम लेने की कला को ही प्रबंध करते हैं, को ही मैनेजमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। मतलब ये सारे जो क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। मैंने ये ऑलरेडी कवर करवा रखा और नहीं देखा तो जाकर देख लेना आप। ठीक है, मैंने बिजनेस स्टडी के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की वीडियो भी अपलोड करी है, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर 3 चैप्टर्स की, और इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव के कई वीडियो अपलोड किए हैं बिजनेस स्टडी के। और ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उधर से ही पूछे जा रहे हैं, तो फिर आप उन्हें मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के यानी कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन इज। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है आवश्यक, वो होता है नेसेसरी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, वो ना ही अननेसेसरी है, ना वेस्टेज ऑफ टाइम है और ना ही वॉल्यूंटरी है, बल्कि वो नेसेसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो ये हमने लगभग कितनी बार आपको करवा रखा है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। तो भी हमने सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ा है, मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हो कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है, वेज इज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट यानी कि परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाती थी, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 8 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। तो प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा उत्पादन होता है नई साइंटिफिक मैनेजमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकतम। फिर अब 9 नंबर क्वेश्चन है, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में डिक्लेयर किया गया था, जुलाई 1991 में। और कौन सी पॉलिसी को लाई गई थी, उस पॉलिसी में क्या कुछ इंक्लूड था? तो एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूड किया गया था, को लाया गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंतर्गत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। देखो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो किससे इन्फ्लुएंस होगा? वो इन्फ्लुएंस होगा इकोनॉमिक सोसाइटी से, सिस्टम से, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से और इकोनॉमिक पॉलिसी से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 11 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन होता है यानी कि प्लानिंग। तो प्लानिंग हर एक टर्म के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मिडिल टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लानिंग इज फॉर। तो देखो जो हम प्लानिंग करते हैं वो करते तो फ्यूचर के लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगर ऐसा रहता कि प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, तो प्लानिंग जो है वो हम अपने पास्ट के रिजल्ट के बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं। तो उस रीजन अगर क्वेश्चन वो रहता तो हम करते प्लानिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट रिजल्ट्स। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, प्लानिंग इज फॉर, तो प्लानिंग हम अपनी फ्यूचर के लिए करते हैं, इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, किसका योजना से संबंध नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ प्लान। तो आप देखोगे बजट, प्रोग्राम एंड प्रोसीजर, ये तीनों प्लान से संबंधित है, लेकिन मोटिवेशन प्लान से संबंधित नहीं होता। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोटिवेशन प्लानिंग से संबंधित नहीं है। और आपने 4 टर्म्स पढ़े होंगे, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड एक और टर्म्स था, वो टर्म कौन सा था और ये किसके एलिमेंट थे, ये अभी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्टेप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं टोटल 8 स्टेप्स, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है, इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाई। तो एक इंटरप्राइज में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, वो इस्टेब्लिश किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयज इट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट भी कर देती है, ये कथन ड्रकर का था, ठीक है। तो फिर 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ड्रकर। और ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय की बात की जा रही है, तो जो ड्रंक किया रहेगा, मतलब जो शराब वगैरह पिया रहेगा, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए ड्रकर ने ये बातें कही थी, मतलब ट्रिक से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, भारार्पण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ। तो डेलीगेशन जो होता है वो हम अथॉरिटी का कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का डेलीगेशन का भारार्पण किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेलीगेशन हम अथॉरिटी का कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बच्चे कन्फ्यूज भी रहते हैं, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब होता है कि जो काम को विभाजित कर देना ज़्यादातर लोगों में, ठीक है, इस डेलीगेशन कहते हैं। एग्जैक्ट आंसर मैं सब्जेक्टिव में करवा दूंगा। देखो डेलीगेशन हम अथॉरिटी का ही क्यों कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का क्यों नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल समझते हैं, मानकर चलो आपके डैड ने आपको कुछ काम कहा, ठीक है, आप घर के बड़े बेटे हो मानकर चलो, ठीक है। तो फिर आपको उन्होंने कुछ काम कहा और वो काम आप खुद ना करके अपने छोटे भाई को बोल देते हो, तो फिर वो जो छोटा भाई है वो उस काम को कंप्लीट नहीं करता। अब जो आपके डैड होंगे वो तो आकर आपको बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने ये काम किया या नहीं किया। अब आप बोल रहे हो नहीं किया मैंने, या फिर आप कह रहे हो कि मैंने इसे कहा था ये नहीं किया था, तो उस केस में डांट आपको ही सुनना है, ठीक है, क्योंकि आपके डैड ने काम आपको करने बोला था। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं, आपने अपने छोटे भाई को अथॉरिटी तो दे दी, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आपकी ही बनती है काम को कंप्लीट करने की, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट थे, जो आपके डैड थे, उन्होंने काम आपको असाइन किया था और आपने उस काम को कंप्लीट नहीं किया, तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आपकी बनती थी। लेकिन अथॉरिटी को, यानी कि आपने अपने छोटे भाई को पावर दे दिया था कि इस काम को तुम्हें करना है और इस काम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी यानी कि जो भी डिसीजन लेना है वो तुम ले सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है, ठीक है। तो छोटे से एग्जाम्पल था, समझ चुके होगे आप कि अथॉरिटी की हम डेलीगेशन कर सकते हैं, अथॉरिटी की भारार्पण हम कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का भारार्पण हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, स्टाफिंग क्रिया है, स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ। तो स्टाफिंग में हम लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी कि सेवी वर्गीय विभाग का। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, स्टाफिंग कार्य है, यानी कि स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ। तो जो स्टाफिंग होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कार्य होता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप खुद कंफ्यूज कर जाते हो एग्जाम में कि इसका आंसर मिडिल लेवल होगा या टॉप लेवल होगा या फिर लोअर लेवल होगा। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि स्टाफिंग किसका कार्य है, तो वो मैनेजर्स का कार्य है, लेकिन यहाँ पे मैनेजर का कार्य ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पे आपसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछा जा रहा है। तो फिर अगर आप ऐसे कन्फ्यूज होते हो तो आप स्किप कर सकते हो, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को आप स्किप करो और जिस क्वेश्चन में आप पूरी तरीके से कन्फर्म हो उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। कई बच्चे, मतलब मैं बोलता हूँ, सुन भी लेते हैं, कह भी देते हैं कि हाँ भैया ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के दिन वो गलती कर ही देते हैं। तो ये गलती आप, मतलब गलती से भी गलती मत करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टाफिंग का कार्य है, यानी कि
फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज, तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये तीनों स्टाफिंग के फंक्शन है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब सिलेक्शन का मतलब प्लेसमेंट भी हो गया, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट परफॉर्म ऑल दोज फंक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कर्मचारियों का प्रशिक्षण, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज, तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नेसेसरी है, ये आवश्यक है, ये कंपलसरी नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्स, तो एक एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में प्रमोशन, ट्रांसफ़र और ट्रेनिंग, ये तीनों इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 23 है निर्देशन के प्रमुख तत्व है, मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, तो डायरेक्शन के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? डायरेक्शन के मेन एलिमेंट्स होते हैं लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। अब 24 नंबर क्वेश्चन है डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो डायरेक्शन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल के मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, के लिए आवश्यक होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 25 नंबर क्वेश्चन है सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो जो सुपरविजन होता है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। मैंने आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, वहाँ मैंने आपको बता रखा टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में कौन कौन से हेड आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। अगर आपने नोट्स को कवर नहीं किया तो अभी जाकर कवर कर लो, आपको नोट्स मिल नहीं रहा तो फिर आप कमेंट करो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, सारे नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए सारे को कंप्लीट कर लो, सब्जेक्टिव में आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल सब्जेक्टिव, उन नोट्स को आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो। ठीक है, फिर अब 26 नंबर क्वेश्चन है पर्यवेक्षण कर्मचारियों का है, यानी कि सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर, तो सुपरवाइजर वर्कर का एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब 27 नंबर क्वेश्चन है नेता के पास सत्ता होती है, यानी कि द लीडर हैज अथॉरिटी, तो लीडर के पास औपचारिक यानी कि फॉर्मल अथॉरिटी होती है, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 28 नंबर क्वेश्चन है प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है, यानी कि बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक प्रभावी संदेशवाहन में लैंग्वेज, डिस्टेंस और इंडिविजुअल डिफरेंस, ये तीनों बाधा हो सकते हैं। अगर सामने वाले को आपकी भाषा नहीं पता या फिर बहुत ही डिस्टेंस में है तो फिर ये सारे बैरियर का कार्य करते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। फिर अब 29 नंबर क्वेश्चन है मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, तो जो मैनेजरियल कंट्रोल होते हैं वो किन के द्वारा डन किया जाता है, किन के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, तो वो लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 30 है कंट्रोल इज अ मैनेजरियल फंक्शन, तो कंट्रोल आपने पढ़ा ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन ही है मैनेजमेंट के, इसलिए कंट्रोल एक कंपलसरी मैनेजरियल फंक्शन यानी कि अनिवार्य है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो हमने देखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सबसे लास्ट में आ रहा है कंट्रोलिंग, तो इसलिए ये लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसे आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, पोज डी सी, POSDC, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हालांकि ईजी आप ऐसे याद कर लो, ठीक है, नहीं याद हो रहा तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। फिर अब 32 नंबर क्वेश्चन है कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, तो कंट्रोलिंग जो होता है वो चाहे स्मॉल इंटरप्राइज हो, चाहे वो मीडियम साइज इंटरप्राइज हो, चाहे वो लार्ज साइज इंटरप्राइज हो, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर एक के लिए आवश्यक होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंट्रोलिंग इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं बाई एम्प्लॉयज़ कंट्रोलिज, तो देखो अगर हम एम्प्लॉय को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो इसका अपोज करेंगे, वो इसका विरोध करेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन में 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग दोनों होता है,
और जिसे हमने नोट्स में अच्छे से कवर किया है, तो आप नोट्स को देख लेना। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो अब पार्ट बी के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, मनी मार्केट डील्स इन। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं, इनमें व्यवहार करते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारे मतलब क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। अगर आप देखोगे बिजनेस स्टडी के जो कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए हैं ऑब्जेक्टिव के, वहाँ मैंने इन सारे क्वेश्चन को करवा रखा, तो आप उन्हें मिस मत करना, देख लेना, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, मैं सारे पीवाई को कवर करने वाला हूँ। और आप खुद देखना एक एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीवाई को एकदम मगअप कर जाओ, इतना आप प्रैक्टिस कर लो पीवाई का। आप हमेशा अपने स्कोर्स को 50 आउट ऑफ 50 रखने की कोशिश करो, ठीक है। कोई भी मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए, ताकि फाइनल एग्जाम में भी आप कोई गलती करने की कोई भी चांसेस ना हो। देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, लिक्विडिटी इज क्रिएटेड बाई। तो जो लिक्विडिटी होता है वो कौन से मार्केट के द्वारा क्रिएट किया जाता है? वो सेकेंडरी मार्केट के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो इन्वेस्टर यानी कि जो निवेशक होते हैं उनके हितों की सुरक्षा करती है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 40 नंबर क्वेश्चन है, लीगली सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो सेबी को यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 41 नंबर क्वेश्चन है, इन न्यू इशूड शेयर डील्स इन। तो जो नए इशू शेयर होते हैं वो कौन से मार्केट में मतलब लाए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं? तो उन्हें लाया जाता है प्राइमरी मार्केट में। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबीज। तो स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी की सर्विस कंपलसरी होती है, अनिवार्य होती है। यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंपलसरी। फिर अब 43 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन। देखो सबसे पहला, वर्ल्ड का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज लंदन में इस्टेब्लिश किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर है 44 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वाज। तो 2004 में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज थे। इसे आप याद रखना, 2004 में 24 स्टॉक एक्सचेंज टोटल थे, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट किया जा चुका है। यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 46 है, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन। तो सेबी का रीजनल ऑफिस इंडिया में हम देखें तो चेन्नई, दिल्ली एंड कोलकाता, इन तीनों जगहों में इस्टेब्लिश्ड है, सिचुएटेड है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस 3 प्लेसेज। फिर अब 36 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट डील्स इन। तो कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है। वही हमने देखा था, इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म फंड्स में जो हमारा कौन सा मार्केट होता है वो डील करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इसके अलावा 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल प्रमोशन इज आर। तो विक्रय संवर्धन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो सेल प्रमोशंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, एक होता है कि जो प्रोडक्ट हमारा होता है उसे इंट्रोड्यूस किया जाए। हमने कोई प्रोडक्ट को लाया है तो फिर हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं बाकी के लोगों से। इसके अलावा कुछ नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो अपने कंपटीटर हैं उन्हें काउंटर करना चाहते हैं, उन्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं। ये तीनों उद्देश्य होते हैं सेल्स करने के, प्रमोशन करने के। यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, पर्सनल अप्रोच इज इस्टेब्लिश्ड विथ पोटेंशियल कंज्यूमर थ्रू। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी कंज्यूमर है उसके साथ पर्सनल अप्रोच इस्टेब्लिश किया जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है पर्सनल सेलिंग, यानी कि वैयक्तिक विक्रय द्वारा हम संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित कर सकते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्स प्रमोशन टूल। आप देखोगे यहाँ पे प्राइज इन पैक, सैम्पल्स एंड कूपन्स, ये तीनों सेल्स प्रमोशन टूल है, लेकिन वारंटी सेल्स प्रमोशन टूल नहीं है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, जो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वो है मनी स्पेंट ऑफ मार्केटिंग इज।
तो मार्केटिंग में हम जो भी मनी स्पेंड करते हैं वो ना ही बर्बादी होता है, ना ही बर्डन होता है कस्टमर्स पर, और ना ही वो होता है कोई अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, बल्कि वो होता है इन्वेस्टमेंट, जिससे जो प्रोड्यूसर है, जो सेल कर रहा है, उसे प्रॉफिट होता है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाता है। इसलिए वो एक इन्वेस्टमेंट कहलाता है, वो कहलाता है विनियोजन। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और अब हमने बिजनेस स्टडी के 2022 के क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर अप कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे 50 क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हो 2022 के क्वेश्चन पेपर के PDF को डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में लिंक शेयर कर रखा है। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और आप उस PDF को भी जितने दोस्त हो सके सारे के साथ शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ इस वीडियो को एटलीस्ट अपने सारे ग्रुप्स में जिसमें आप जुटे हुए हो, जो कि आपके क्लासमेट वगैरह हैं, तो उन सभी के साथ शेयर करना। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस सीरीज़ को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करूँ। जो कंटेंट मैंने सोच रखे हैं मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि बहुत बच्चे क्लास 12 के जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं सारे कनेक्टेड रहें। ठीक है, तो फिर वीडियो को जितना हो सके सारे के साथ शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।